पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की उपज को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण, बैगन की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, दाने हेतु मेथी की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। हमारे राज्य में गेहूं की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसकी खेती में खरपतवारों की समस्या प्रमुख रूप से देखने में आती है, जिनका समय पर नियंत्रण अगर नहीं किया जाए तो उपज में भारी कमी देखने को मिलती है। तो गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं एवं इसका नियंत्रण किस तरह से करना है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। किसान भाइयों नमस्कार। रबी के मौसम में गेहूं जो है मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में इसकी खेती किसान भाइयों द्वारा की जाती है और इस फसल में उसकी उपज जो है इन खरपतवारों की वजह से किसान को कम प्राप्त होती है। और लगभग ऐसा देखा गया है अनुसंधानों में कि 30 से लेकर के 60% तक खरपतवारों की वजह से किसान की उपज जो है खेत में प्रति हेक्टेयर कम हो जाती है। और साथ ही एक तरफ ये मात्रात्मक रूप से उपज कम करते हैं, दूसरी तरफ गुणात्मक रूप से भी गेहूं की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यदि इस खरपतवारों के बीज फसल में मिल जाता है तो मंडी भाव किसान को अच्छा नहीं मिलता और इस प्रकार से उसको गुणात्मक रूप से भी हानि होती है। तो देखा जाए तो इनके प्रबंधन के लिए किसान को शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। पहली तकनीक तो यह है कि रबी के मौसम में गेहूं ऐसी फसल है जिसको बोने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। तो आप खेत की तैयारी करने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें और यदि नमी का अभाव है तो स्प्रिंकलर द्वारा खेत में नमी दे दें, जिससे मिट्टी में नमी मिलते ही खरपतवार के बीज जो ऊपरी परत में पड़ा हुआ है वो जम जाता है। और जमने के बाद इस खरपतवार को जो पौधे जम गए हैं उसको मारने के लिए पैराक्वाट दवा बाजार में उपलब्ध है, कई नाम से बाजार में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग करते हुए इन खरपतवार के उगे हुए पौधों को मार दें। तो इससे क्या होगा, बोनी से पूर्व आपने खरपतवार के जो बीज ऊपर की परत में जो खेत में पड़े हुए थे उनको बीजों को आपने उगा करके नष्ट कर दिया। ये तकनीक निस्तेज क्यारी विधि कहलाती है। इसका किसान भाइयों को गेहूं के खेत में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए ताकि खेत में खरपतवारों की संख्या कम हो। फिर जब गेहूं की बोनी हो जाती है तो बोने के बाद पहला पानी 20-21 दिन पर लगा देते हैं। लगाने के उपरांत 6-7 दिन में जब खेत में पैर रखने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में नमी की उपस्थिति में ही आपको दवा का छिड़काव करना होता है। अब आपको देखना होगा खेत में यदि कतारों के बीच में कुछ पौधे आपको ऐसे दिखाई देते हैं गेहूं के पौधे के साथ में जो नीचे आधार पर लालामी रंग लिए हुए, तो आप समझ लीजिए आपके खेत में वो गेहूं का पौधा नहीं है बल्कि लालामी गुलाबी रंग जिन पौधों के आधार में है वो पौधे गेहूं का मामा, गेहूंसा या गोली डंडा के पौधे हैं, ये गेहूं के पौधे नहीं है। तो आपको ये पता लग गया कि हमारे खेत में सकरी पत्ती वाला यह खरपतवार उपस्थित है। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के पौधे यदि दिखाई देते हैं तो खेत में आपको कौन सी दवा चुनना है उसमें बताना चाहेंगे कि आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो इन दोनों खरपतवारों को एक साथ नष्ट करती हैं। ये दवा है सल्फोसल्फेरोन और मेटसल्फेरोन, 2 दवाओं का मिश्रण है। ये बाजार में प्रति एकड़ के दरमान से जो लगने वाली दवा है उसकी मात्रा के हिसाब से बाजार में इसकी पैकिंग उपलब्ध है, आप इसको लें। और ये बाजार में कई नाम से आती है। दवा की मात्रा आपके 16 ग्राम दवा 1 एकड़ में लगती है, तो ये आप उपयोग कर लें। फिर
इसको डालना कब है? जब आपकी फसल 30 से 32 दिन की हो। डालने के लिए ये ध्यान रखें कि नोजल आपका फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट नोजल का ही उपयोग करें और पानी की मात्रा 400 लीटर से लेकर 450 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से आपको उपयोग करनी है। अब यदि आपके खेत में आपको लग रहा है अंगली, गोभी, दूधी और हिरनचरी, कृष्णनील, बथुआ, खरबथुआ और पीली संजी ये आपको दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेटल्फेरोन दवा बाजार में कई नाम से उपलब्ध है। ये हुक नाम से भी आती है, आलग्रिप नाम से भी आती है। तो जो भी दवा आपको उपलब्ध है ऐसे बाजार से ले लें। और ये दवा 20 से 25 ग्राम दवा बाजार में जो आ रही है वो दानेदार दवा है, इसको आपको उपयोग करनी है। पाउडर है, इसकी मात्रा 20 ग्राम से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करनी है। यह भी आपकी 8 ग्राम की पैकिंग में बाजार में उपलब्ध है, जो कि 1 एकड़ में आपको उपयोग में लानी है। तो ये दवा उपयोग करने के बाद आप चौड़ी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। 2,4-D के लिए मात्रा आपको लेना पड़ेगी 1350 ml 1 हेक्टेयर में उपयोग करनी है। तरल दवा है, 38% दवा आती है, हीरा नाम से बाजार में उपलब्ध है और भी कई नाम से आपको मिल सकती है। और इसको उपयोग करने के बाद गेहूं की फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है और जितने भी उसके साथ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इन दवाओं को यदि आप उपयोग करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाले, और यदि दोनों तरह खरपतवार हैं तो उसके लिए सल्फोसल्फोन और मेटसल्फोन वाली दवा जो मैंने बताई आपको पूर्व में, उसका उपयोग करें। एक और दवा आती है मेयोसल्फोन और एडोसल्फोन। ये दवा भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों खरपतवार को मारने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन अंतर केवल यही है कि ऐसी स्थिति में जब खेत में गिल्ली डंडा का प्रकोप अधिक हो, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कम हो, तब आपको मेयोसल्फोन और आइडोसल्फोन नाम की दवा का उपयोग करनी है। और जब इनकी संख्या लगभग बराबर है और चौड़ी पत्ती वाले भी अधिक हैं संख्या में, बल्कि चौड़ी पत्ती वाले संख्या अधिक है, तब ऐसी स्थिति में मेटसल्फोन और सल्फोसल्फोन जो मिश्रण बाजार में उपलब्ध है ये दवा आपको उपयोग करनी है। तो किसान भाई यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत में जो गेहूं की फसल के साथ में जो प्रतिस्पर्धा करने वाले खरपतवार के पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे सही समय पर, और गेहूं की फसल में अच्छा बढ़वार होगी। जो खाद और उर्वरक का आपने उपयोग किया है उसका पूरा उपयोग फसल के लिए होगा, और जो सिंचाई का पानी आप लगा रहे हैं उस नमी का उपयोग भी गेहूं की फसल के में होगा और फसल अच्छी बढ़वार करेगी तो अच्छी वृद्धि होगी और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान बैगन की खेती कर रहे हैं उनकी फसल अभी फलन अवस्था पर होगी और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसका समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो गुणवत्ता युक्त फलों की कम उपज प्राप्त होगी। ऐसी ही समस्या हमारे किसान भाई की भी है, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। हम लोग कई साल से बैगन की खेती कर रहे हैं, उसमें कई परेशानी आती हैं, बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, रोग भी बहुत से आते हैं, जैसे कुकरा हुआ, उगरा वगैरह हुआ। इसके लिए हम लोग वैज्ञानिकों से ये पूछना चाहते हैं उसके लिए कैसे नियंत्रण करें, इसकी पूरी जानकारी मेरे को चाहिए जिससे हम लोग अच्छी पैदावार कर सकें। तो बैगन की फसल को प्रभावित करने वाले इन कीट और रोगों के नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, बैगन मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे लगाया जाता है और इस समय हमारे खेत में हम देख रहे हैं कि बैगन की फसल लगी हुई है। बैगन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि उसमें विभिन्न प्रकार के लगने वाले रोग एवं कीटों का नियंत्रण करें, जिससे हमारी फसल से हम अधिक उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, जो देखने में आता है, आपकी जो एक सबसे बड़ी समस्या बैगन की फसल में आती है वो आती है तना एवं फल छेदक कीट, और ये कीट के कारण लगभग 40 से लेकर 50% जो फसल होती है उसका नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये तना एवं फल छेदक कीट का आक्रमण किस प्रकार से होता है और इसका रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। इसके जो मादा कीट होता है, मादा तितली होती है, ये पत्तियों पर जब पौधा विकसित होता है तो इसकी पत्तियों पर अंडे देती है और उसमें से अंडे से निकलने के बाद जो इसकी इल्ली होती है
सर्वप्रथम जो हमारा बैगन फूल एवं फलन से पहले की स्थिति में इसके तने में प्रवेश कर पौधे को नुकसान पहुंचाती है और तने के बीच बीच में से खाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। इस प्रकार के पौधे जब आप खेत में देखेंगे तो दूर से आपको मुरझाया हुआ आधा पौधा सूखा हुआ या मुरझाया हुआ दिखाई देगा। इस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही हमारे पौधे में फलन की स्थिति आ जाती है, फल लगता है, तो इसी प्रकार का जो कीट होता है, इल्ली जो होती है, वो फल में छेद करके फल को नुकसान पहुंचाती है। और इस प्रकार से जब फल में ये छेद कर देती है तो फल के अंदर ही अंदर फल सड़ जाता है, खराब हो जाता है और गिर जाता है। इस प्रकार से अगर बाजार की बात की जाए तो ये पूरी तरह से हमारी जो फसल होती है वो बेकार हो जाती है और बाजार में बेचने लायक नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर हम रोकथाम की इसकी बात करते हैं तो रोकथाम के लिए सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इल्ली की डिंबक अवस्था रहती है वो ज़मीन में रहती है। तो ऐसे खेत जहां पर हमको बैगन की फसल लगानी है वहां पर गर्मियों में अगर गहरी जुताई करते हैं तो इस प्रकार के कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि खेत को हम बदल कर बोएं। लगातार एक ही खेत में हम हमेशा बैगन की फसल लेते हैं तो भी इस प्रकार के कीट का बहुत ज़्यादा अटैक होने का, आक्रमण होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तीसरा, रोकथाम हमें इस प्रकार से करनी है कि जो भी हमारी फसल के पुराने अवशेष हैं उसको आप हटा दें, जला दें। इसके नियंत्रण की बात करेंगे तो इसके नियंत्रण के लिए हम इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और तो उस स्थिति में हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको इसका छिड़काव करना है। जो हमारी फसल है उसमें और भी कई समस्या दिखाई देती हैं। विशेषकर इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फलन नहीं होता है और जब हम नजदीक से उसको देखते हैं तो उनकी पत्तियां काफी छोटी छोटी सी हो जाती हैं और अंग्रेजी में इसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या बैगन की छोटी पत्ती बीमारी भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण आपके खेत में भी दिख रहा हो, जो रोगग्रस्त पौधा है उसको जड़ समेत निकाल कर आप नष्ट कर दें, जिससे इस प्रकार के रोगों का प्रसार, इस प्रकार की समस्या का प्रसार हमारे खेत में ना हो सके। या इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मात्रा लेनी है इमिडाक्लोप्रिड की वो 5 मिलीलीटर 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करनी है। एक और समस्या बहुत सारे किसान भाइयों के इधर देखने में मिल रही है, वो होती है कि पौधा तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसमें फल एवं फूल नहीं आते हैं। जब इस प्रकार के पौधे को हम निकाल कर देखते हैं तो उसमें जड़ में गठान बनी हुई दिखाई देती है। वो सूत्रकृमि या अंग्रेजी में कहें तो नीमाटोड की समस्या के कारण आती है। ये एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों की जड़ों पर अपना आश्रय कर लेता है और जिससे पौधों में बढ़वाहट रुक जाती है, पौधों में फूल एवं फल नहीं आते। किसान भाइयों, इस प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो अगर आपके खेत में ज्यादा इस प्रकार की समस्या है, खेत की तैयारी के समय जब हम बैगन की रोपाई करते हैं उस समय उससे पूर्व फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरॉन नामक जो दवा आती है उसका अपन प्रयोग जमीन को उपचारित करने के लिए कर सकते हैं। खड़ी फसल लगी हुई है तो आप सिंचाई जो नालियां हैं उसके दोनों तरफ आप अगर गेंदे की फसल लगा देते हैं तो गेंदे की रस, जड़ से निकलने वाला जो रस होता है वो इसको नियंत्रित करने में, रोकथाम करने में बहुत कारगर साबित होता है। हमारे प्रदेश के जो किसान मेथी की खेती करना चाहते हैं वो इसकी शीघ्र बुआई कर लें। तो किसान भाइयों, आप मेथी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। मैं आज आपको मेथी की उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे अगर बात आती है इसमें मिट्टी हमें कैसी चाहिए मेथी उगाने के लिए। जो बलुई दोमट मिट्टी है वो अच्छी मानी जाती है मेथी खेती के लिए। इसके अलावा इसमें अच्छा जल निकास हो और उसका जो पीएच मान है 6 से 7 के बीच हो, वो मिट्टी मेथी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की तैयारी किस प्रकार से हम करते हैं मेथी के लिए, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे गर्मियों में एक गहरी जुताई करें, इसके बाद में 2 से 3 जुताई हल्की जुताई करें, इसके बाद में उसके पूर्ण रूप से अच्छी सी क्यारियाँ बनाएं। किसान भाइयों, मेथी की फसल में यदि उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें 40 किलोग्राम नत्रजन
तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा शेष बची हुई नत्रजन की आधी मात्रा का उपयोग मेथी में प्रथम सिंचाई के बाद उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तैयारी करने के बाद में सबसे बात आती है अपनी कौन कौन सी उसकी उन्नत किस्में ली जाए। तो मेथी के लिए वैसे तो बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, चूँकि सबसे जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो एक तो RMT बने हैं, पूसा अर्ली बंचिंग है जो अपने IRI दिल्ली से निकली हुई है, बहुत अच्छी उन्नत किस्म है। इसके अलावा मेथी नंबर 47 है और इसके अलावा कसूरी मेथी भी है। तो इस प्रकार से उन्नत किस्में को अगर उपयोग करें तो मेथी की जो उत्पादन है बहुत अच्छे से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन को बात आती है कि मेथी की बुवाई किस प्रकार से करें। सबसे पहले तो यदि 1 हेक्टेयर में जो मेथी का बीज लगता है तो वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने से पहले बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए फफूंदनाशक मैनकोजेब या कार्बनडाजिम इसकी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा की दर से इसका उपयोग करें। इसके बाद में अपन जो अब राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर आता है जो वातावरण की नाइट्रोजन को अपन को मिट्टी में वो उपलब्ध कराता है फसल को, तो इसका भी उपयोग 15 से 20 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसका उपयोग हम बीज उपचार में कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी जब बुवाई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसकी अपन को 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम लोग बुवाई करते हैं। इसके बाद में इसमें समस्या आती है खरपतवारों की, क्योंकि जो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो इनको नियंत्रण के लिए हम लोग 2 से 3 गुड़ाई हाथ से निंदा गुड़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खरपतवारनाशक दवाई भी आती हैं तो उसका भी उपयोग, जैसे पेंडिमेथलिन बुवाई से पूर्व है, तो उसका भी उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि मेथी की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें बुवाई के तुरंत बाद एक सिंचाई करना आवश्यक होता है। उसके बाद फसल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खेत में सिंचाई करते समय जल भराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा फसल के सड़ने की संभावना रहती है। और इसके अलावा जो इसमें बहुत सारे कीट और व्याधियाँ का भी काफ़ी आक्रमण होता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो लगने वाले रोग हैं तो एक तो पाउडरी मिल्ड्यू है जिसमें ऊपर पत्तियों पर तनों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर से छा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 0.2% सल्फेक्स पाउडर का भी स्प्रे अपन छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 कीट भी इसमें लगते हैं, जैसे एक एफिड जो माहू है वो अपने जो हरी पत्तियां रहती हैं तो उसका भी रस चूसती रहती हैं। इस प्रकार से पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है या कहीं अलग अलग टाइप का हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो रस चूसक कीटनाशक दवाई हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, डाइमेथोड है, इसका भी स्प्रे हम 2 ml प्रति लीटर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक कीट और लगता है जैसे अपना इल्ली, पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसका जो अपनी पत्तियों को तनों को भी मुलायम पत्तियों को खा जाती है। तो इस प्रकार से भी उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें प्रोपेनोफास या टाजोफास 40 cc उसका भी अपन 2 ml प्रति लीटर की दर से हम स्प्रे करके इन बीमारियों और कीड़ों से निजात पा सकते हैं। यदि मेथी की उन्नत खेती करते हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक से अधिक लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर
तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गोभी एवं फूल गोभी की पौध तैयार करें। सब्जी वाली फसलों में से खरपतवार निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करें तथा उसके बाद सिंचाई करें। किसान भाई आगामी रबी फसलों के लिए उन्नत बीज एवं आदानों की समुचित व्यवस्था करें। जैसे पूर्ण सिंचित गेहूं की किस्में JW 1203, JW 1215, HI 1644 तथा अर्ध सिंचित की उन्नत किस्में JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1631 तथा असिंचित किस्में जैसे JW 3288 तथा JW 3173 आदि के बीजों की व्यवस्था करें। चने की उन्नतशील किस्में जैसे JG 130, JG 11, JG 315, JG 16, जाकी 9218 तथा सरसों की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। बरसीम की उन्नतशील किस्में इस प्रकार से हैं। जई की अधिक उत्पादन वाली किस्में इस प्रकार हैं। काबुली चना की उन्नतशील किस्में काक 2 तथा JG 1 आदि के बीजों की व्यवस्था करें तथा मसूर की उन्नतशील किस्में RVL 31, JL 2 आदि किस्मों का चयन करके बुवाई करें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी आदि रबी मौसम सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज एवं खाद की व्यवस्था कर नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी कर बुवाई करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब दवा की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्ची, बैगन, टमाटर आदि सब्जियों में फल एवं तना भेदक कीट के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फलदार वृक्षों में पत्ती खाने वाली इल्ली एवं रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। मौसम खुलने के बाद फलदार वृक्षों में नत्रजन की दूसरी मात्रा या 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर यानी छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु इसके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल अथवा किसी भी कीटनाशक दवा को छेद में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के कृषक मुकेश माली ने। यह आंवला के बाग में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश माली जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आंवले के वृक्ष हैं उसमें खास तौर से एक कीट आता है जिसको छाल खाने वाली इल्ली के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में इसको वार्क ईटिंग कैटरपिलर कहते हैं। यह जो कीट है या जो इल्ली है, यह जो इसकी शाखा है उसमें छेद करके अंदर घुस जाती हैं और ऊपर की तरफ से नीचे ये इल्ली खाते हुए बढ़ती है और उसमें अंदर ही अंदर ये खाती है और वहाँ से उसको शाखा को कमज़ोर करती है, आगे बढ़वार रुक जाती है और हमारे पौधों को काफ़ी हानि होती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप निरीक्षण
निरीक्षण करते रहें और देखें कि इस प्रकार का अगर कोई हमारी छाल खाने वाली इल्ली या वार्क ईटिंग कैटरपिलर आ रहा है तो इसका जो है समय पर इसका नियंत्रण करें। किसान भाइयों, इसका जो अच्छा उपचार है, नियंत्रण है, वो जो है डाइक्लोरवास नाम की एक दवाई आती है। डाइक्लोरवास यह 76 ईसी में मार्केट में उपलब्ध है। यह दवा 1% के हिसाब से घोल बना करके और पूरे पौधे पर अच्छी तरह से छिड़काव इसका करते हैं, जिससे पर यह डाइक्लोरवास जो दवा है, ये जब छिड़काव के बाद में इसमें फ्यूम्स निकलती हैं और फ्यूम्स के कारण जो है हवा के माध्यम से इसमें अंदर शाखाओं में अंदर जो छिद्र हैं उसके अंदर यह दवा का फ्यूम्स के द्वारा पहुंच जाती है और कीट इससे मर जाता है। इसका एक उपचार और कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों बारीक तार ले लें, तार लेके जहां कीट है वहां पर इस तार को अंदर डाल के और उसमें एक रुई का फाहा क्लोरपाइरीफास के दवा को इस फाहे में डुबो के और फाया अंदर डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें तो भी इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, आंवले की फसल में एक रोग आता है और आंवला जो है उस रोग के कारण उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है और उसमें आपने देखा होगा कि आंवले के जो फल हैं वो भूरे भूरे या जो बादाम कलर के चित्तीदार हो जाते हैं और ये रोग है जीवाणु जनित एक रोग होता है। इसको आंवला का चित्ती रोग कहा जाता है। यह रोग जो है जीवाणु से बहुत तेजी से फैलता है और धीरे धीरे करके हर साल ये रोग एक बार अगर बगीचे में आ गया तो धीरे धीरे हर साल ये रोग के लक्षण फल पर दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, इस रोग की जो है निरीक्षण करें और मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों, जब आपका आंवला मटर के दाने के बराबर हो जाए, फूल आने के बाद मटर के दाने के बराबर जब हो जाए तब बोडो मिश्रण, इसमें 1% का बोडो मिश्रण का घोल का पहला छिड़काव करें और जब आंवला बेर के आकार का हो जाए तब इसमें बोडो मिश्रण का दूसरा छिड़काव करें और जब आंवले का पूरा फल बन जाए, यानी पूरा जो है उसका भराव हो जाए, पूरा जो है फल बन जाए, उस वक्त आप तीसरा छिड़काव इसका करें। लगभग आप ये मान के चलें कि 12 से 15 दिन में पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव भी 12 से 15 दिन में, तीसरा भी 12 से 15 दिन में। इस तरह से आपका 40-50 दिन में तीनों छिड़काव इस 1% बोडो मिश्रण के आंवले की फसल पर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो छाल खाने वाली इल्ली है और आंवले में जो चित्तीदार जीवाणु जनित रोग लगा हुआ है उन दोनों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्य, अधिक लाभ के लिए वैज्ञानिक तरीके से बटेर पालन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।